आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का हमारे इस ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं संगीत जगत की अजीम हस्ती, पद्मश्री से नवाजे गए मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित मधुप मुदगल जी। पंडित मधुप मुदगल, जिन्हें शास्त्रीय गायकी में महारत हासिल है और ये मौसीकी में लगातार नए एक्सपेरिमेंट और इनोवेशन के लिए जाने जाते हैं। इनकी पैदाइश दिल्ली में हुई, जहां इन्होंने अपने वालिद प्रोफेसर विनय चंद्र मौदगल्या से मौसीकी की बारीकियां सीखी और बहुत कम उम्र में संगीत समारोहों में गाना शुरू कर दिया। वक्त के साथ इन्हें पंडित वसंत ठाकर, पंडित जसराज और फिर पंडित कुमार गंधर्व जैसे दिग्गजों का साथ मिला, जिससे इनका फन निखरता चला गया। ख्याल और भजन शैली की गायकी इनकी खासियत है और इनके हुनर के लिए साल 2006 में हुकूमत हिंद ने इन्हें पद्मश्री से नवाजा। अपनी वालिद की विरासत गंधर्व महाविद्यालय को बखूबी संभाल रहे पंडित मधुप मुदगल जी उनके ख्वाब को पूरा करने और शास्त्रीय गायकी के नए मुस्तकबिल तैयार करने में पूरी शिद्दत से जुटे हुए हैं। मुदगल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। गुफ्तगू के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मधुप जी, आपका बहुत खूबसूरत बचपन रहा है और आपको संगीत विरासत में मिला है। क्या हमारे नाजरीन के साथ शेयर करना चाहेंगे अपने माता पिता के बारे में, बचपन की यादों के बारे में? मेरे पिता पंडित विनय चंद्र मौदगल्य, जिनको भाई जी कहते थे जी, उन्होंने गांधर महाविद्यालय की स्थापना करी थी 1939 में जी। और माता जी पद्मा देवी मौदगल्य जी, उनके साथ मिल के दोनों ने शुरू किया था। तो ऐसे वातावरण में, ऐसे संगीतमय वातावरण में मेरा बचपन हुआ है। और एक, जहाँ तक मुझे याद है, बस संगीत के सुरों से ही मेरे कान गूंजते थे। बड़े बड़े कलाकार वहाँ कार्यक्रम देने आते थे हमारे विद्यालय में, तो वो ही सुनते सुनते अम्मा की गोदी में सो जाता था, छोटा था। तो ये सब संस्कार मुझे मिले हैं और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे वातावरण में मैं पैदा हुआ। अच्छा, आपको ये कब लगा कि आप संगीत में ही आगे चलेंगे? सीखा तो था शुरू में भी जी, पर ये मैंने 15-16 की उम्र से पक्का किया कि प्रोफेशन होएगा। अच्छा, अच्छा। जैसे मॉडर्न स्कूल से आपने अपने स्कूली शिक्षा ली, फिर आगे भी गए, फिर हिंदू कॉलेज था, फिर फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक, ऐसे पूरा वो प्रोसेस रहा। अच्छा अच्छा। हाँ, पर साथ साथ संगीत हमेशा चल ही रहा था और ये कॉलेज के दिनों में मैंने पक्का किया जी यही करना। अच्छा पंडित जी, आपके वालिद साहब ने इस गांधर्व महाविद्यालय की नींव रखी, फिर आपने उसको टेक ओवर किया, तो किस तरह की तालीम आप लोग देते हैं और उसकी क्या क्वालिफिकेशन कोई रहती है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत हमारे संस्था में सिखाया जाता है शुरू से, और उसमें 8 साल से लेके बच्चों को हम लेते हैं। आगे उम्र का उसमें कोई रोक नहीं है, किसी भी उम्र के लोग आ जाते हैं। अच्छा। प्रेफर करते हैं हम कि 45-50 तक ही हो। तो ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है गायन में, नृत्य में और वादन में। ये हमारे इंस्टीट्यूट में चलता है। आप की अपनी चॉइस क्या रहती है? जैसे मैंने आपसे पूछा कोई क्वालिफिकेशन, तो उसमें कुछ आप देखते हैं, कोई टेस्ट वगैरह लेते हैं या क्या करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। शुरू में आवाज़ देखी जाती, गायन में खासकर। अच्छा। कि आवाज़ कैसी है, जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे फॉलो कर पाते हैं कि नहीं, ऐसा टेस्ट लेना हो गया। पहले नहीं था ऐसा, पहले थोड़ा कम टेस्ट वगैरह इतना नहीं होता था। बिल्कुल ही नहीं आवाज़ होगी तो बोलते थे कि भी आपको इंस्ट्रूमेंट सीख लो कुछ। क्योंकि शुरू में जब इंस्टीट्यूशन शुरू हुआ तो उस ज़माने में संगीत को सीखना वगैरह अच्छा नहीं माना जाता था जी। और दिल्ली बिल्कुल ही बंजर था, कोई कल्चर कुछ नहीं था वहाँ। तो जो दिल्ली में एक संगीत का वातावरण हुआ है उसका काफ़ी श्रेय मेरे पिताजी को जाता है जी। शुरू में जो जैसे बच्चे आते थे, कोई
तो पेरेंट्स भेजे ही नहीं कि भाई कहाँ है म्यूज़िक वाले, हम नहीं भेजते। तो फिर पिताजी ने बोला आप आइए साथ में बैठिए क्लास में। फिर वो बैठने लगे पेरेंट्स शुरू में 1-2 बार, फिर उन्होंने कहा ज़रूरत नहीं, विश्वास जागा। वो गिने चुने स्टूडेंट से लेके अब जाके हमारे यहाँ 1200 के करीब विद्यार्थी हैं। अच्छा, 1200 हैं। हाँ जी। अब तो ये खैर पैंडेमिक की वजह से थोड़े हाँ, कम थोड़ा हुए फर्क हैं, वो पड़ा बात है। अलग है, पर जी। फिर शुरू हो जाएगा वो। अच्छा अच्छा, इसमें कुछ वर्चुअल क्लासेस भी आप दे रहे होंगे? आजकल तो दे रहे हैं। हाँ, ये तो जो कि बहुत बोरिंग होता है सच बता, बट अब क्या करेंगे। जी, जब संगीत आदमी सीखता है तो गुरु के माध्यम से सीखा जाता है, ऐसी एक रवायत है, और अगर हम शुद्ध हिंदी में कहें तो परंपरा भी है। बिल्कुल जी। तो आपके ऐसे कौन कौन से गुरु रहे और किन किन को आप याद करना चाहेंगे इस मौके पर? पहले तो पिताजी से ही सीखा ग्वालियर की बेसिक्स, फिर हमारे संस्था में ही शिक्षक थे श्री वसंत ठकर जी, अच्छा, उनसे फिर सीखा। कुछ अरसे के लिए मुझे सौभाग्य मिला पंडित जसराज जी से सीखने का। अच्छा, और बाद में जो पूरी कॉन्सेंट्रेटेड ट्रेनिंग, जो खासियतें राग ताल की, वो कुमार गंधर्व जी से मुझे सीखने को मिली। जी। मेरा सौभाग्य है। और वो डिटेल्ड जो मतलब तालीम बोलते हैं या शिक्षा बोलते हैं, वो मुझे उनसे मिली। और केवल संगीत में ही नहीं, जीवन कैसे जीना, अरे वाह। छोटी छोटी बातें, निसर्ग की बातें, ये एक जो पूर्ण रूप से जो कलाकार बनाते हैं, ऐसी शिक्षा मुझे कुमार गंधर्व जी से मिली। अरे क्या बात है। ये मेरा सौभाग्य है। तो नमन है कुमार गंधर्व जी को इस प्रोग्राम के माध्यम से, पंडित जसराज जी को, बिल्कुल। और ऐसे सारे गुरुओं को जिन्होंने आपको शिक्षा दी। और इसके अलावा हमारे पूरे जो एक गायन की जो पीढ़ी आजकल चल रही है, उन सभी गुरुओं को हम इस प्रोग्राम के माध्यम से नमन करते हैं। एक मुझे इसी में मैं ऐड करना चाहूँगा जी। कि जो जैसे हमारे संस्था में बड़े बड़े संगीतज्ञ बीच में आते हैं, वहाँ रहते हैं, कई बार शिविर लेते हैं, बच्चों को सिखाते हैं और उनके कार्यक्रम भी होते हैं। अच्छा, तो उसमें मुझे सबसे सीखने का मौका मिला, अलग अलग घरानों की बंदिशें, अलग अलग राग रूप। तो ये एक हमारे इंस्टीट्यूट में एक बहुत फ़ायदा होता है कि जो अलग अलग एंगल्स, अलग अलग ये घरानों की जो बातें हैं, हमारे विद्यार्थियों को सीखने को मिलती है। जी। जब एक जगह आप रहेंगे तो इतनी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ये मेरा सौभाग्य है, हमारे इंस्टीट्यूशन में औरों का भी सौभाग्य है कि ऐसे विद्वान आते हैं और इससे हमें बहुत फ़ायदा मिला। हाँ, इसमें दो राय नहीं। और मैं समझता हूँ कि अच्छा, आपके यहाँ कभी जैसे आम स्कूल कॉलेजेस में डिबेट्स वगैरह होती हैं, तो क्या कुछ ऐसे गायन के कोई कंपटीशन होते हों जिससे बच्चों को और दूसरे गुरुओं से भी सीखने का मौका मिलता हो? नहीं, वो तो मैंने बताया ना, जैसे जो विद्वान आते हैं उनसे तो सीखने का मौका मिलता ही है। जी। कंपटीशन नहीं होता, कंपटीशन संगीत में होना भी नहीं चाहिए जी, मेरे विचार में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये तो सुंदरता की वो है। आप ये बोलोगे कि ये गुलाब अच्छा है या वो दूसरा चंपा का फूल अच्छा है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं होना चाहिए। हाँ बट ये है कि हाँ, वो सेमिनार्स होते हैं जी तबला, जैसे अलग अलग विद्वान आते हैं, उनके शिविर लगते हैं, जी जी। उससे बहुत फ़ायदा मिलता है बच्चों को। अच्छा, मेरी आपसे एक दरख्वास्त थी कि कोई बंदिश आप सुना पाएँ। राग गौरी में एक बंदिश सुनाता हूँ। चित चंचला मोरा हो जायो रे, चित चंचला मोरा हो जायो रे, फूल खिर कचनार चमेली रे, चित चंचला मोरा, भंवर गुंजार कर रस चाख्यो, भंवर गुंजार कर रस चाख्यो, देख मोरा मन चैनन पायो रे, चित चंचला मोरा। वाह, कितना अच्छा लगता है। हेवन लाइक का एक अंदाज लगता है कि
जब भी कोई कलाकार अपनी मन और आत्मा से किसी गायन शैली में उतरता है तो लगता है कि जैसे स्वर्ग उतर आया हो। अच्छा, यहीं से हम चलते हैं कि ख्याल और भजन आपकी पसंदीदा शैली है, तो ये ख्याल क्या है, इसके बारे में हमारे नाजरीन से आप कुछ शेयर करना चाहें। ख्याल गायन शैली है जी, जिसमें जो प्रचलित गायन प्रकार हैं वो सब सम्मिलित हैं जी, ध्रुपद, धमार, ठुमरी, ऐसे इन सब की खूबियाँ इसमें हैं जी। इसलिए ये ज़्यादा पॉपुलर भी है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये ख्याल में क्या बेसिकली कौन सा रस इसमें ज़्यादा रहता है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ? रस तो ज़्यादा श्रृंगार की बंदिशें हैं। अच्छा, श्रृंगार हाँ। की बंदिशें हैं। तो कोई बंदिश आप बताना चाहें, एग्जाम्पलीफाई करना चाहें? मैंने अभी ये गाई थी, ये भी वही है। जी, एक और आपको सुना देता हूँ। जी। ददनना आवे मियाँ कया कितिया तू साढ़े नाल, आवे मियाँ कया कितिया तू साढ़े नाल, बुरा हसी हंस के तैसन अखियाँ लाए आवे मियाँ कया कितिया तू साढ़े नाल, छड़ के गया सानू दिल बरा, छड़ के गया सानू दिल बरा, हसी नहीं जाए तू सानाल प्रीता लाए आवे मियाँ कया कितिया तू साढ़े नाल। क्या राग सोनी है। बहुत ही सुंदर सर। श्रृंगार वैसे भी रसराज कहा जाता है और श्रृंगार है, और शायद तभी ये लाइनें निकली होंगी, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। हम आगे चलते हैं, इस बात पर बात करते हैं कि ख्याल से कोई भी जब शास्त्रीय गायन शैली से हम आगे निकलते हैं, उस आपका एक लंबा अनुभव है और आपने उसमें तरह तरह के प्रयोग किए होंगे, एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, इनोवेशंस भी किए होंगे, क्योंकि कलाकार की खूबसूरती उसके प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट और इनोवेशंस में है। तो ऐसा कोई इनोवेशन जो आपने किया हो उसके बारे में आप शेयर करें। ऐसे एक मेरी रचना है जो नृत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध हुई है जी, वो दीम तक तय करके, ऐसे वो एक्सपेरिमेंटल पीस है। अच्छा, हाँ, ऐसे हैं। और मेरे वृंदगान के लिए जो हमारा वृंदगान कोरस गांधर्व वृंद है जी, उसके लिए मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंटल पीसेस करे हैं जी। एक ब्राज़ीलियन म्यूजिशियंस के साथ फ्यूजन किया था, अरे वाह, उसका भी सीडी है। अच्छा, इस तरह से वो किया है। फ्यूजन के बारे में आपको बोलूँगा कि 2-3 बार अगर हो जाए बस ठीक है, पर उसको उस पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए कि मैंने फ्यूजन ही करना है, वो मेरे विचार में ठीक नहीं। वो ठीक नहीं। आप अपनी शास्त्रीय गायन की शैली पर बरकरार रहिए, इनोवेशन करते रहिए, और शास्त्रीय पे जब आप टिकेंगे तो इनोवेशन आपकी साथ साथ चलेगी। हाँ जी, आपका ये मानना है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे युवा कलाकार हैं, जो शास्त्रीय गायक हैं, ये उनके लिए एक मैसेज भी हो सकता है कि आप अपनी जो आपकी ट्रेनिंग है, जो आपको परवरिश मिली है, संस्कार मिले हैं, उस पर रुकिए, चीज़ें अपने आप आपके पास आएंगी। ये ट्रेडिशन का यही है जी, वो अपने आप आपको आगे ले जाती है। अविरल धारा जैसे है ट्रेडिशन जी, वो आपको अपने आप आगे ले जाती है, उसमें से अपने आप नई चीज़ें बनती हैं जी, नई चीज़ें, बंदिशें, तराने, इस एक्सपेरिमेंटल पीसेस ऐसे अपने आप खुद में खुद होते हैं जी। एक ट्रेंड देखने में आया है कि बहुत ही सुरीले सजीले गानों को बॉलीवुड में रीमिक्स करके पेश करते हैं। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऑल ऑफ ए सडन जैसे उसकी आत्मा को मार दिया और देह को प्रेजेंट कर दिया। आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव है गायन में और इस तरह की चीज़ों में भी। देखिए जी, मैं भी आपसे सहमत हूँ, मुझे वो खास पसंद नहीं है जी, क्योंकि वो जो पुराने गाने बने हुए हैं वो किस, उसकी ऑर्केस्ट्रेशन देखिए, उसकी रिकॉर्डिंग देखिए, अभी भी आपको वो तबले का टोन सब कुछ क्लियर सुनाई देता है और बहुत
इतनी अच्छी धुनें हैं, उनको हेवी ऑर्केस्ट्रेशन से उसको रीमिक्स करना, जी वो आनंद नहीं आता जी जी जो पहले जो जैसे पुराने गानों में है। जी हाँ। एक फ़ायदा इसका यही हो सकता है कि नए जो आजकल के युवा लोग हैं उनको वो पुराने गाने इस बहाने थोड़े से सुनने को मिल जाते हैं, जी। मतलब धुन उसकी तो कम से कम कानों में पड़ती है बट फिर भी मैं उसमें सहमत नहीं हूँ। आप उसके पक्ष में नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। या वैसे भी ये देखा जाए कहीं ना कहीं कॉपीराइट का भी इशू आता है, उसको कहीं ना कहीं ये साइडलाइन कर करके और उसको लाते हैं। लेकिन कोई आपकी एक मैं मतलब संक्षिप्त टिप्पणी चाहूँगा, बस छोटा सा कमेंट चाहूँगा कि पुराने को पुराने की तरह से रहने दें और उसमें कुछ नया कर सकें तो बहुत अच्छी बात है। ये उसमें से सीख लेना जो धुनें होती थी, जी जी जो मदन मोहन जी की, रोशन जी की, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस.डी. बर्मन, आर.डी. बर्मन जी, इन सब की जो धुनें थी, उन धुनों की वजह से तो गाने टिके हुए हैं अभी। जी आजकल के गाने आते आ जाए पहले ही चले जाते हैं, आने के पहले ऐसा टिकते वो हैं। तो क्यों टिकते हैं? क्योंकि उनमें धुन होती है। अच्छा पंडित जी, अक्सर स्टेट परफॉर्मेंस का एक अपना रोल है और हर गायक ने अगर वो चमका है और लोगों तक पहुंचा है तो स्टेट परफॉर्मेंसेस के ज़रिए पहुंचा है। तो आप अपनी स्टेट परफॉर्मेंस के बारे में बताना चाहें हमें? हाँ नहीं, ये स्टेज परफॉर्मेंस आपके पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस में उसी में आता है जी, और फोकस से रहना ही चाहिए उस पर जी। तो आपकी पहली स्टेज परफॉर्मेंस कब थी? मेरी ऐवान गालिब में थी। अच्छा। जब मैं 17-18 साल का था। अच्छा, बिल्कुल यंग ब्लड। हाँ, अच्छा। कुमार जी सामने थे, पंडित जी सामने थे, जसराज जी। जी जी जी। वो मैं क्या गाया वो तो मुझे पता नहीं, बाद में मुझे लगा कि भी कैसा हुआ बट एक तो वो याद है मुझे बचपन का। जी। अच्छा, कोई देश विदेश में आगे भी आप गए, उस सफ़र के बारे में स्टेज परफॉर्मेंसेस को लेके हमें बताइए थोड़ा सा। देखिए, ऐसे विदेश भी गया हूँ और वहाँ जैसे जर्मनी में, जी आपको क्या बताऊँ, वो ऑडियंस बैठी है, सिर्फ स्टेज पे लाइट होती है, जी, ऑडियंस पे लाइट नहीं होती, जी हल्के हल्के से चेहरे दिखते हैं। तो ऐसे में गाने का एक जो आनंद आया जी। मैं आपको बता नहीं सकता। वो ऐसा था कि केवल मैं अपने लिए गा रहा हूँ। अरे वाह। अच्छा। और अपने लिए अपने आदमी चैलेंज में और बेटर करना चाहता है जी। तो, और वैसा गाना रेडियो में भी होता है क्योंकि रेडियो में और कोई होता नहीं सामने, जी। आप अपने को एड्रेस कर रहे होते ज़्यादा, आपका मुकाबला अपने आप से। करेक्ट। तो वो बहुत एक वो अलग चैलेंज होता है और इसलिए विदेश में वो गाने का बहुत आनंद आया जी। कि उनकी अच्छी वाइब्स मिलती हैं जी। और आप एंकरेज होते हैं और बहुत सुंदर वातावरण होता है। तो मुझे वो याद है, बहुत मीठा याद है उसका। कोई ऐसी यादगार स्टेज परफॉर्मेंस जो आप हमारे नाजरीन से शेयर करना चाहें? नहीं, वैसे तो फिर जिसमें कुमार जी सामने बैठे थे, एक होली का कार्यक्रम था जी। अब वैसे तो उनके सामने बहुत डर भी लगता था जी। बट वो जैसे सूरज के सामने टॉर्च लेके क्या फ़र्क पड़ता तो हम तो बेहिचक होके गाया था और वहाँ से हम ही भरते थे। आपके जो श्रीमती जी हैं वो भी इसी क्षेत्र में हैं, तो कैसे मुलाकात हुई और कैसे आगे बात चली? वो तो विद्यालय में सीखने आई थी, बस ऐसे ही फिर जान पहचान हुई और फिर वो फैमिली मेम्बर बन गए। पंडित जी, अपनी पसंद का कोई तराना आप हमें सुनाना चाहें? अच्छा ठीक है, राग वसंत में तराना एक। अरे वाह जी। तनना दर दर दिम तदिम तदानी, तनना दर दर दिम तदिम तदानी, तनना दर दर दिम तदिम तदानी, तन दरिया दिम तोम तानर ओदानी ओदानी तदानी तदानी दर दर तार दानी तनुना दर दर दिम तदिम तदानी, तनना दर दर दिम तदिम तदानी, तनना दर दर दिम तदिम ओदानी दानी तदानी दिम तनना दिम
धीम तदन धा किड़तक धा किड़तक धूम किड़तक किड़नग धित्ता किड़नग धा ते धा तन ना धे धीम तदीम तदानी। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, अक्सर ये होता है, कहा जाता है लव बिगेट्स लव, मनी बिगेट्स मनी। एक विरासत में संगीत पाया, जीवन संगिनी भी संगीत की, आप भी संगीत के, तो बच्चे कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं? बच्चे दोनों इसी फील्ड में हैं। बड़ी बेटी सावनी मुदगल वो गायन में है, छोटी बेटी आरुषि मुदगल वो उड़ीसी नृत्य में है, और बड़ी बेटी छोटी के साथ स्टेज में गाती है जी। एक अलग आनंद है उसका। तो दोनों मिलके का कार्यक्रम देते हैं। संगीत के जो लोग हैं, पंडित जो लोग हैं शास्त्रीय गायन में या किसी भी उसमें, उनके बच्चों को कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलता है, जैसे आपको मिला फिर आपके बच्चों को मिला? सबसे बड़ा एडवांटेज होता है इसमें संस्कार का। जी। संस्कार होने से बहुत सारी चीज़ें आदमी वैसे ही सीख जाता है, पर यह नहीं कि उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है, मेहनत उतनी ही करनी पड़ेगी, बट उसको डिस्टिंक्ट एडवांटेज मिलता है। थोड़ा पहले से ही बहुत सारी चीज़ें वो लेके अपने आप पैदा होता है जी। उसको अपने आप, वो संस्कार की वजह से ही होता है। जब आपको पद्मश्री मिला तो कैसा लगा आपको? देखिए, खुशी तो होती है, आनंद मिलता ही है जी, पर उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ती है कि जब अब ऐसा उपाधि मिली है तो टू लिव अप टू इट, आपको और अच्छा करना है। इस तरह से इंकरेजमेंट मिलती है अवार्ड से। अवार्ड्स लेके बैठ गए खुशी में बैठे हुए, ऐसा नहीं होता है जी। अवार्ड मिलने से आपको और आगे जाना होता है जी। और ऐसी मेरी कोशिश रहती है। अरे वाह, कोई ख्वाब आपका जो अधूरा रह गया हो? हर कलाकार का यही ख्वाब होता है कि वो और फील्ड में और अच्छा करे, और अच्छा करे, और अच्छा करे। उसको मालूम होता है कि अच्छा ये, क्योंकि ये तो अनलिमिटेड है, इसके इन्फिनिट है जी। ये विद्या जी। इसमें चलते ही रहता है, कुछ ना कुछ नया आता रहता है। तो बस ऐसा ही ख्वाब है कि मैं इसमें और अच्छा करूं, मेरे और अच्छे सुर लगें, मैं और आगे जाऊं इसमें। तो यही सुरों की बंदिश आपकी चलती रहे, और इसी से हम कहते हैं कि एक सुरीला सा गाना बॉलीवुड का हमारे नाजरीन के लिए गुनगुना दीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ में तो ईश्वर का वास है। मैं ऐसे जनरली गाता नहीं हूँ जी। पर इसमें खमाज राग बहुत सुंदर है। इसमें अच्छा। ये खत लिख दे सांवरिया। अरे वाह। खत लिख दे सांवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज पे लिख दे सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। देखिए कितना सुंदर राग, कितना डेडिकेशन है। 2 शब्द लिख दीजिए एंड रेस्ट ऑफ द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड बाय द मास्टर। क्या बात है। इसको हम सूफी गायकी का भी एक अंदाज कह सकते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ। बिल्कुल। वो जो इन्होंने इसमें कहा है राग हमाज के माध्यम से, खत लिख दे संवरिया के नाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। हाँ बिल्कुल वैसा भी बिल्कुल जी। पंडित मधु मुदगल जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने बेहतरीन चीज़ें हमारे नाजरीन के साथ शेयर की, प्रेम में डूबकर श्रृंगार रस को निखार कर आपने पेश किया। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि आपके फ़न की शाइस्तगी, संजीदगी और उसकी खुशबू फैलती रहे। बिल्कुल ठीक कहा। संगीत ही एक ऐसी भाषा है जो पूरे वर्ल्ड को जोड़ती है। इसमें कोई धर्म अलग अलग कुछ नहीं है, बस सिर्फ संगीत ही है। मुझे भी आकर यहाँ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। गुफ्तगू में फ़िलहाल इतना ही। एक और अजीम हस्ती के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।